गेट पे पिताजी लठ लेके तैयार, बोले क्या हुआ रिजल्ट का? मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। तो ये आनंद बना है। और मैं शिक्षक हूं, मैंने एक दिन बोर्ड पे लिख दिया, मैं आपकी तरह इलेक्ट्रिसिटी। अभिभावक गण भी बैठे हैं, बच्चों के माता पिता भी आए हुए हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे को खड़ा कर दिया, क्या लिखा हुआ है? बच्चा संस्कारम स्कूल का था, उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं हुई। मैंने कहा अपनी मम्मी को लेके आना, वो मम्मी को लेके आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। अब मम्मी का उत्तर सुनना और आनंद लेना। मम्मी ने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तब मुझे समझ में आया तो पूरा वायर ही खराब है। मैंने कहा पापा को लेके आना, वो पापा को लेके आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? अब पापा का उत्तर सुनना, क्योंकि पापा झज्जर के ही थे। पापा ने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? तब मुझे समझ में आया तो पूरा ट्रांसफार्मर ही गया। मैं पैरों पे लेट गया। मैंने कहा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 80 साल के बाबा जी। वो उन्हें लेके आ गया। मैंने कहा जी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? अब बाबा जी का उत्तर सुनना, और यहां से वहां तक जितने लोग हैं उनका आनंद इस मंच तक पहुंच जाए। बाबा जी ने कहा बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। जोरदार वाली तालियां बजाओ। ये संत कवियों को सिर्फ उतने ही कवि सम्मेलन मिले जितनी कांग्रेस को सीट। 4 पंक्तियां सुनना, कोरोना को हमने कैसे भगाया। लोगों ने कहा तुम्हारे यहां कोरोना आया, तुम्हारे यहां ओमिक्रॉन आया, तुम्हारे यहां टेक्नोलॉजी क्या आई। मैंने उसे 4 पंक्तियां सुनाई, आनंद आए। तो जरा आप जागृति के साथ इस कवि सम्मेलन को शुरू करना, इस काव्योत्सव को शुरू करना। कि दुनिया को एक और तरीका बता दिया, हमने नया इलाज सभी को सिखा दिया। तुम टेक्नोलॉजी नई हमको न सिखाओ, थाली बजा के हमने कोरोना भगा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। नौजवान दोस्त बैठे, जब मैं आपकी तरह था तो मैंने भी 4 पंक्तियां लिखी थी, अपनी प्रेमिका से कहा था। 4 पंक्तियां सुनना, आनंद लेना। कि जाने का घर में पास बना करके रहूंगा, परिवार तेरा खास बना करके रहूंगा। तैयार होके बैठना, क्योंकि मुझे पता है हरियाणा का आदमी तो कमाल ही होता है। वो एक हरियाणा का आदमी, एक असम का आदमी, एक बंगाल का आदमी साथ बैठ के चाय पी रहे थे। असम वाले ने चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया, बंगाली ने चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। अब हरियाणा का आदमी फंस गया, लेकिन अगर फंस गया तो हरियाणा का है ही नहीं। हरियाणा वाले ने कप को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तुमने आड़ा क्यों रखा? उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? असम वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे अभी चाय और चाहिए। बंगाली ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। तू बता हरियाणा वाले, तूने इसे आड़ा क्यों रखा? अब हरियाणा वाले का उत्तर सुनना, और आनंद आ जाए तो जरा मस्ती में झूम जाना। बोले तू बता तूने इसे आड़ा क्यों रखा? हरियाणा वाले ने कहा कि भैया मैंने कप को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो। यही ठान लिया है, मम्मी को तेरी सास बना करके रहूंगा। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। पीछे से दादाजी ने भी ताली बजाई। दादाजी इस उम्र में भी आपका सास बनाने का इरादा है, कमाल हो। 4 पंक्तियां और सुनना। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। यहाँ पे शिक्षक गण लोग बैठे, मैं उनको विशेष प्रणाम करता हूँ सर। मैं भी मास्टर आदमी हूँ, वहां पे अधिकारी भी मंच पर बैठे हुए, उनका भी विशेष सम्मान है। लेकिन सच बता रहा हूँ, एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक मंत्री जी थे, एक एसएसपी थे, एक डीएम साहब थे, एक मास्टर बैठा हुआ था कोने में। पहुंच की बात चल गई। एसएसपी साहब ने कहा कि मेरी पहुंच सबसे ज्यादा है, पूरे जिले की पुलिस मेरे अंडर में, जिसको चाहे अंदर करा दूं, जिसको चाहे बाहर करा दूं। तुरंत डीएम साहब की पहुंच की बात आ गई। डीएम साहब ने कहा चुप बैठ जाओ, जिले का मालिक तो मैं हूं, पहुंच तो मेरी सबसे ज्यादा है। एक साइड में मंत्री जी बैठे थे, यहां पे शायद कोई है या नहीं है।
मंत्री जी ने कहा दोनों चुप होकर बैठ जाओ, पहुंच मेरी सबसे ज्यादा है, तुम्हारा जब चाहे जहां चाहे ट्रांसफर करा दूं। एक मास्टर जी कोने में बैठे थे बिल्कुल चुपचाप, तीनों बोल पड़े, बोले तुम्हारी कोई पहुंच नहीं है क्या मास्टर जी? अब मास्टर जी का उत्तर सुनना और आनंद लेना। मास्टर जी ने कहा मैं तो जी साधारण सा आदमी हूं, सुबह 8 बजे आता हूं, 3 बजे घर चला जाता हूं, मेरी कोई पहुंच नहीं है। मैं तो सुबह 8 से 3 स्कूल में रहता हूं और बच्चों पे खूब डंडा बजाता हूं, उन्हीं में से कोई बड़ा होकर एसएसपी, डीएम और मंत्री बन जाता है। जोरदार वाली बजाओ, देर में समझ में आएगी। 4 पंक्तियां और सुनना, निवेदन करता हूं कि मैंने न बुलाया था तूने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई, लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई, ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। मैं 11वीं क्लास में फेल हुआ, मैंने लिखा कि हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता, अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता, हमारे फेल होने में तुम्हारा हाथ है जाना, अगर तुम पास में होती तो मैं भी पास हो जाता। 4 पंक्तियां सुनना, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां पे कुंवारों की क्या हालत है। सर अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, जो टीवी चैनल्स को देखते होंगे, उन्हें पता होगा कि यूपी में एंटी रोमियो लगा हुआ है, हमको 10 सेकंड घूरने भी नहीं दिया जाता। 4 पंक्तियां सुनना, बाबा ने क्या हालत कर रखी है हम कुंवारों की, वहां पर आनंद आए तो जरा सूचित करें कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को वो मुर्गा न बना दे, हमको समझ के रोमियो। 4थी पंक्ति पे आनंद आएगा, तैयार है ना। हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को वो मुर्गा न बना दे, यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे, ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। लोगों ने कहा, आदरणीय महिपाल जी बैठे हैं, लोगों ने कहा कि मोदी जी पूरे विश्व में घूम रहे हैं। आज एक ऐसी जगह बताऊंगा हरियाणा वालों को जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। अगर जगह सही हो और आपने आज से पहले ना सुनी हो तो जरा पूरे मन के साथ एक बार मुझे तालियां दीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं। जितने वो नहीं पाताल में गए पापी, भैया बैठ जाओ। हाँ, 4 पंक्तियां सुनना, मोदी जी कहां नहीं गए। लोगों ने कहा पूरे विश्व में गए, सबको पता है मोदी जी यहां जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहां नहीं गए कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए, ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। 4 पंक्तियां और सुना देता हूं, गुरु जी का आदेश है तो। क्या सर? 4 की 4, अच्छा कह रहे हो, 4 गुना 4। ऐसे में भी एक तिहाड़ के कवि सम्मेलन में था, आदि मैं बोल रहा था, आदि सामने से बाहर आ रही थी। मैंने पढ़ाई हूं, आदमी हालातों में जकड़ा ना जाता, सामने से एक आपकी तरह आदमी खड़ा हो गया, बोला कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। ये भी स्थिति हो जाती है, पता नहीं चलता कब क्या कर दे। हरियाणा वाले आनंद मस्ती वाले लोग हैं। 4 पंक्तियां सुनना, इस देश में चीते आए, मैं बता रहा हूं इस देश में चीते क्यों आए, कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। अग्रिम पंक्ति में कुछ लोग तालियां बहुत सोच सोच के बजा रहे हैं। सर मैं कवि सम्मेलन में था, मैंने हास्य की कविता सुनाई, सामने बैठा हुआ श्रोता हंसा नहीं। मैंने वीर रस की कविता सुनाई, उन्होंने ताली भी नहीं बजाई। मैंने कहा जी मैंने हास्य की कविता सुनाई, सब लोग ठाके के साथ हंसे, आप हंसे क्यों नहीं? बोला अमीर आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। मैंने कहा जी मैंने वीर रस की कविता सुनाई, आपने ताली भी नहीं बजाई। बोला अमीर आदमी हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। अब आनंद आएगा आपको, 15 दिन पहले वही भाई साहब मुझे झज्जर में मिल गए, मुझे कहीं से पता चल गया कि उनकी शादी हो गई है। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? जोरदार वाली बजाओ जो समझा हो वो। हाँ।
चीते आए, चीते क्यों आए? कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। 4 पंक्तियां और सुनना सर। मस्ती की पंक्तियां हैं, जिस व्यक्ति के पास जो चीज नहीं होती वही उसकी कीमत जानता है। 4 पंक्तियां आनंद की, मस्ती की, और हरियाणा में तो मस्ती आएगी। कि अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। अनपढ़ से इससे पता चलेगा कौन सी पार्टी वाले कहां फंसे हुए हैं। कि अनपढ़ से पूछिए कि पढ़ाई क्या चीज है, ये दूध बताएगा मलाई क्या चीज है। शादीशुदा लोगों से न पत्नी की पूछिए, राहुल से पूछिए कि लुगाई क्या चीज है। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सिर्फ किरणें हैं, लेकिन अब मैं जिनको आमंत्रण देना चाहता हूं, जिनको सुनने के लिए आप ही नहीं पूरे विश्व में आज हर जगह इंतजार हो रहा होगा जहां जहां हिंदी बोली और सुनी जाती है, मैं उनको आपके मध्य में आवाज देना चाहता हूं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मैं अपने पूज्य गुरुवर का क्या परिचय कराऊंगा। एक मिट्टी का ढेला पहाड़ का क्या परिचय देगा, एक दीपक सूरज का क्या परिचय कराएगा, एक बूंद समुद्र का क्या परिचय कराएगी। लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं, और आपकी तालियां हर बात पर उठे, मैं तभी उनको बुलाऊंगा, तभी आमंत्रण दूंगा जब उन्होंने प्रेम लिखा और प्रेम गाया। तालियां बड़ी करना। जब उन्होंने प्रेम लिखा और प्रेम गाया तो पूरे विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों ने उनके स्वर में स्वर मिला दिया। 70-80 करोड़ लोगों को अगर उनकी कविताएं याद है तो निसंदेह मां सरस्वती की कृपा का यह फल है और आप सब लोगों के प्रेम का प्रचायक है। तालियां बजाओ यहां पे। हाँ, एक टिप्पणी और कर देना चाहता हूं। जब उन्होंने क्रांति की बात करी, जब उन्होंने क्रांति करी तो अपने शब्दों के प्रसव से एक दल को जन्म दे दिया। इसलिए जोरदार तालियां उठते हुए देखना चाहता हूं। और इस पर मैं चाहता हूं कि हरियाणा वालों की तालियां उठे, क्योंकि जो हमें आज भेंट मिली है, जब उन्होंने अध्यात्म की बात की तो ऐसा लगा जैसे महर्षि वाल्मीकि के मानस पुत्र पुनः से त्रेता युग को कलयुग में लाने के लिए प्रयासरत हों। कम लोगों की समझ में आएगी, लेकिन बुद्धिजीवी लोग जरा जागे। और एक साधारण सी बात है, लेकिन वो असाधारण इसलिए हो गई क्योंकि जिस समय सारे दरवाजे खुलने चाहिए थे, सारे राजनेताओं के दरवाजे खुलने चाहिए थे, उनके सबके दरवाजे बंद थे। सर ने कहा कि 2 वर्ष उन्होंने प्रतीक्षा करी, लेकिन सर 2 वर्ष जो आपने प्रतीक्षा करी वो सब ने प्रतीक्षा करी। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, कोरोना काल में जिस समय देश के तमाम राजनेताओं के दरवाजे बंद थे, चाहे वो हरियाणा के झज्जर की आवाज हो, चाहे वो राजस्थान के जयपुर की आवाज हो, चाहे वो महाराष्ट्र की आवाज हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की आवाज हो, 1-2 हाथ और एक दरवाजा जो सबके लिए खुला हुआ था वो विश्वास कोविड केयर सेंटर और मेरे पूज्य गुरुवर का खुला हुआ था। जिस काम का उन्होंने ना तो कभी मन से बोला, मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर हमारे मंचों के सबसे बड़े नायक को जोरदार तालियों के बीच आवाज दे, डॉक्टर कुमार विश्वास। गेट पे पिताजी लठ लेके तैयार, बोले क्या हुआ रिजल्ट का? मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। तो ये आनंद बना। और मैं शिक्षक हूं, मैंने एक दिन बोर्ड पे लिख दिया, मैं आपकी तरह इलेक्ट्रिसिटी। अभिभावक गण भी बैठे हैं, बच्चों के माता पिता भी आए हुए हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे को खड़ा कर दिया, क्या लिखा हुआ है? बच्चा संस्कारम स्कूल का था, उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं हुई। मैंने कहा अपनी मम्मी को लेके आना, वो मम्मी को लेके आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। अब मम्मी का उत्तर सुनना और आनंद लेना। मम्मी ने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तब मुझे समझ में आया तो पूरा वायर ही खराब है। मैंने कहा पापा को लेके आना, वो पापा को लेके आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? अब पापा का उत्तर सुनना, क्योंकि पापा झज्जर के ही थे।
पापा ने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? तब मुझे समझ में आया, तो पूरा ट्रांसफार्मर ही गया। मैं पैरों पे लेट गया। मैंने कहा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 80 साल के बाबा जी। वो उन्हें लेके आ गया। मैंने कहा जी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? अब बाबा जी का उत्तर सुनना, और यहां से वहां तक जितने लोग हैं उनका आनंद इस मंच तक पहुंच जाए। बाबा जी ने कहा बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। जोरदार वाली तालियां बजाओ। ये जो बेटियां बैठी हैं हमारी, इन्हें कल्पना चावला बनना ही है। हाँ, इन्हें विश्व विजय करनी ही है, कोई रास्ता ही नहीं। और हरियाणा तो जगह वो है कि जहां कर्म करना ही सिखाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजी का ग्रंथ, मनोविज्ञान का ग्रंथ यही रचा गया है। मुझसे लोग पूछते हैं कि गीता धार्मिक ग्रंथ है। मैं कहता हूं नहीं, धर्म वाले पढ़ लो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का ग्रंथ है। एक हारे हुए, एक परेशान, जिसके मुंह से थूक सूख रहा था, जिसके कंधे से धनुष गिर गिर जा रहा था, जो वर्ल्ड चैंपियन था लेकिन जिसके हाथ से बल्ला गिर रहा था, ऐसे एक आदमी जो बिल्कुल थक चुका था, उसे इसी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खड़ा करके योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि तू ही तो है जो विश्व विजेता बनेगा। और उस अर्जुन ने महाभारत का पूरा निर्णय बदल दिया, पूरा सीन बदल दिया। तो झज्जर के बच्चों, गुड़गांव वालों को माफ कर सकता हूं कि उन्होंने जिंदगी में कुछ ना करा। अपने बाप के पैसे पे बड़ी गाड़ी खरीद ली, फरारी, और होर करके भाग लिए। नोएडा के बच्चों को माफ कर सकता हूं कि उन्होंने ड्रग्स ले लिया, वो दारू में चूर हो गए, लड़कियां 5 लाख का बैग लेके घूमने लगी। लेकिन तुम किसानों के बच्चे हो, झज्जर के बच्चे हो, तो तुम्हारे लिए माफी नहीं है। तो क्या बात है, वाह भाई, जिंदाबाद। और मैं तो तुम्हें मिलूंगा नहीं, पर तुम खुद को रोज मिलोगे। आज मुझे सुन के जा रहे हो, 20 साल बाद जब शीशे के सामने खड़े होगे तो सोचोगे कि कुमार विश्वास आए थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, बताया था, और मैं चूक गया, मैं चूक गई। मैं इस कैंपस में महिपाल भाई फिर कब आऊंगा? 2 साल बीच में कोरोना आ गया, कब क्या बोलूंगा मुझे पता नहीं। ईश्वर का क्या पता है, मैं अपने रास्ते खुद तय नहीं करता। इंजीनियरिंग में गया था, वहां से छोड़ के आया, मैंने तय नहीं किया, अंदर से आवाज आई। कॉलेज में पढ़ाता था, एसोसिएट प्रोफेसर था, आंदोलन खड़ा किया, नौकरी से इस्तीफा दे दिया, अपने अंदर से आवाज आई। एक पार्टी बनाई, देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों को 2 चुनावों में हराया, शपथ दिलाई, अपने अंदर से आवाज आई। अपने आप ही आवाज आई कि नहीं नहीं, मेरे बस की काम नहीं है, छोड़ो, बहुत गंदगी है यार। और अच्छी आई, वरना मैं भी दारू का हिसाब दे रहा होता। यहाँ थोड़ी होता, मैं भी बता रहा होता ठेका कितने का गया, कितने का गया। अब मुझे पता नहीं है अपने जिंदगी का कि मैं क्या करूंगा। मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं कैबिनेट में चला जाऊंगा, या मैं चुनाव लड़ूंगा, या मैं ये जो पहन रखा है कोट, इसकी जगह किसी और रंग के कपड़े पहनकर आध्यात्मिक क्षेत्र में निकल जाऊंगा। मुझे पता नहीं, अंदर से आवाज आएगी, उसके पीछे चल दूंगा। लेकिन अब मेरी बात पर मुझे भरोसा दिलाना, सारे बच्चे दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के, मैं एक बात कहना चाहता हूं तुमसे, मुझे अपना पता नहीं है, पर मैं तुम्हारे बारे में श्योर होना चाहता हूं कि मैं संस्कारम में कभी आऊं या ना आऊं, लेकिन मुझे जब भी कभी मैं दुनिया में घूम रहा हूं, कैलिफोर्निया जाऊं, लंदन जाऊं, जापान जाऊं, गुड़गांव के किसी ओरेकल के, एडोब के, गूगल के हेडक्वार्टर में जाऊं, और मुझे सामने से निकलता हुआ मुस्कुरा, या फौज में जाऊं सीमा पर प्रोग्राम करने, मुझे एक मुस्कुराता हुआ लड़का लड़की मिले और कहे कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं, आप मेरे स्कूल में आए थे और उस दिन के बाद से मैं यहाँ पर। क्योंकि बस आपको खुद को पहचानना है कि तुम कौन हो। तुम सब वो कर सकते हो जो दुनिया करती है। अपनी चुनौतियों को सामने लिखो। मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूं, मेरे पे अंग्रेजी ठीक नहीं आ रही, आ जाएगी बेटा। मसाज सेंटर पे काम करने वाले लड़के लड़कियां बोलते हैं, इसमें कौन सी खराब बात है, आ जाएगी। और जैसा बोलते हो उसमें समस्या मत पड़ना, हिंदी अंग्रेजी। हम वहां गए थे करनाल, तो एक लड़का कहने लगा जी कि सुप्रसिद्ध कुश्ती की दोनों गीता और बबीता यहाँ की है। मैंने कहा ना, गीता बबीता मत बोल, हरियाणा में आया बोल गीता बबीता, एक तय फालतू लगा। कभी अंग्रेजी खराब बोलो
तो ग्लानी में मत आना, इंफीरिटी में मत आना। मैं शुरू में जब अंग्रेजी खराब बोल रहा था तो मेरे को एक अंग्रेज टाइप लड़के ने कहा, मैं मेरठ का रहने वाला, बोला भाई तेरा तो प्रोनाउंसिएशन खराब है। मैंने कहा मैं प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूं यही कम बात है क्या? हम मेरठ हरियाणा के लोग अंग्रेजी मुंह में डाल रहे हैं, यही अंग्रेजों का एहसान है भाई। बहुत अच्छे भाई, वाह। और ध्यान रखना, इतनी फिल्में देखी होंगी, हर फिल्म में अंग्रेज गलत हिंदी बोलता है, देखते हैं? जाटा है, आटा है, तुम खाता है। किसी ने अंग्रेज से कहा गलत हिंदी बोल रहा है? नहीं बोला। वो जैसा बोल रहा है उसी को देख के हम खुश हो जाते हैं। मेरे को विश्व में लोग मिलते हैं हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। आप एक वीडियो देखना, नेट पे पड़ा हुआ है, क्रेमलिन में, रूस में एक लड़का क्रेमलिन स्क्वायर पे मेरी कविता बता रहा है कि मेरे को इंडिया में कुमार विश्वास पसंद है। तो मैं कितना खुश हुआ उसका वीडियो देख के। अभी आपने देखा होगा तंजानिया के कुछ बच्चे कोई दीवाना कहता है गा रहे थे, बड़ा वायरल हुआ वीडियो। हम कितने खुश हुए। हमने नहीं पूछा कि तुम्हारा उच्चारण खराब है, हम खुश हुए। इसलिए अंग्रेजी हरियाणवी में बोलो तो भी खुश होना कि अंग्रेजी तो बोलते हैं, बोलनी तो आती है, इसमें क्या खराब है? और एक बात और ध्यान रखना, अक्सर लोग पूछेंगे बनना क्या है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईएएस बनना है, जैसे हमारे डीसी साहब बैठे हैं, आईपीएस बनना है। ये सब बाई प्रोडक्ट है बेटा। पहली चीज जो बनना, उस पर अपनी तालियों से मोहर लगाना, बाकी सब बाद में है। जब भी अंदर से आवाज आए क्या बनना है, तो अंदर से कहना मुझे अच्छा आदमी बनना है, अच्छा मनुष्य। क्या बात है, अच्छा आदमी बन जाओगे तो अच्छे इंजीनियर बनोगे, चोरी नहीं करोगे, पुल नहीं गिरेगा। अच्छे आदमी बन जाओगे, अच्छा डॉक्टर बनोगे, लोगों की किडनी नहीं बेचोगे। अच्छा आदमी बनोगे, अच्छे आईएएस बनोगे, रिश्वत नहीं लोगे, लोगों का भला करोगे। अच्छा आदमी बन जाओगे, अच्छे आईपीएस बनोगे, लोगों को गलत केस में नहीं फंसाओगे, अपराधी तुम्हारे नाम से कांपेंगे। अच्छा आदमी बन जाओगे, अच्छे नेता बनोगे, फिर दारू की और कोयले की दलाली नहीं करोगे, देश का भला करोगे, लोगों का भला करोगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जितने हमारे अध्यापक सुन रहे हैं, टीचर हमारी सुन रही हैं, उन सबसे भी अनुरोध है, आपके मन में भी कई बार आता होगा कि कैसी नौकरी है। मैं जानता हूं आपके पड़ोस में एक नायब तहसीलदार रहता है, वो आपसे ज्यादा हनक में रहता है। आपके बगल में एक दरोगा रहता है, वो ज्यादा अच्छे से रहता है, उसकी पत्नी ज्यादा अच्छा गहना पहनती है, उसके बच्चे ज्यादा अच्छी छुट्टियों पर जाते हैं। एक इंजीनियर रहता है, वो भी ज्यादा अच्छे से रहता है। आपकी सैलरी कम है, आपकी मेहनत के अलावा, आपके ज्ञान के अलावा, आपकी डिग्री के अलावा। लेकिन अब मेरी बात सुन के मेरे सारे अध्यापक दोस्त और जो टीचर्स बैठी हैं हमारी दोस्त, वो भी तालियां बजाएंगी, आप भी बजाना। आप सदा इस बात को सोचकर खुशी अनुभव करना कि ये इंजीनियर लोग तो चीजें बनाते हैं जिनकी एक उम्र है, मैं तो मनुष्यता बनाती हूं जिसकी कोई उम्र ही नहीं है, सदा चले। अध्यापक के रूप में मैं आज तक भी कहता हूं कि मैं आईआईटी में इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स का टीचर खराब था। 9, 10, 11, 12 में जो मुझे मैथमेटिक्स के टीचर मिले वो खराब मिले। फिजिक्स के टीचर बहुत अच्छे मिले, मुझे आज तक फिजिक्स से इश्क है, मुझे सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में आते रहे। एक अध्यापक तय कर देता है कि बच्चे में किस चीज की जिज्ञासा पैदा हो, किसकी ना हो। इसलिए छोटा मोटा काम मत समझना जो आपको मिला है। और आखिरी बात इन अध्यापकों के लिए फिर कहूं, दुनिया में ऐसा कोई एडिसन पैदा नहीं हुआ जो ऐसा बल्ब बनाए जिस बल्ब को दूसरे बल्ब से स्पर्श करा दो और लाइट जल जाए। नहीं, ये केवल अध्यापक हैं जो हजारों लोगों को स्पर्श करते हैं और उनमें जिंदगी पैदा कर देते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं। जो साइंस के टीचर्स हैं, आप आईआईटीएन नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। अब आपको आईआईटीएन बनने का मौका दे रहा हूं, आपका स्कूल ने मौका दिया है। अगर हर साल आपने 10, 20, 30 आईआईटीएन पैदा किए, आप 10 बार आईआईटीएन बन गए। आपने 10 बार आईआईटी बीए एमए करने के बाद जो पीसीएस सेलेक्ट नहीं हो पाए, आईएएस सेलेक्ट नहीं हो पाए, आपके पास मौका है। खूब सारे आईएएस पैदा करिए। कोई कहे कि आप पे, कभी आपका पोता कहे कि आप पे आईएएस नहीं हुई, अरे बोले क्या आईएएस पैदा करना, 50 आईएएस है, पैर छूते हैं, गुरुजी प्रणाम करते हैं, मैडम नमस्ते करते हैं, क्या करना है। तो आपके जिंदा रहने की एक ही तरकीब है कि आप अपने शिष्यों में जिंदा रहिए। अगर एक विवेकानंद पैदा ना होते तो रामकृष्ण परमहंस एक सामान्य जीवन जी के चले जाते।
आप सब पर मौका है। मैं आशा करता हूं कि मैंने कोई गंभीर बात नहीं कह दी है। मेरा मन था कि बच्चों को देखते ही कि मैं ऐसी बात कहूं। और मैं 24 घंटे में कहते हैं कि कवि की जिह्वा पर एक बार सरस्वती सिद्ध होती है। अगर माँ मेरी बात सुनती हो तो मैं जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उन सबको आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बने, भविष्य बने। क्योंकि बेटा बड़े मुश्किल दौर में मैं आपसे बातें कर रहा हूं। सबकी निगाह एक ही चीज पर है। जैसे सांप होता है ना मणि वाला, हर सपेरे की निगाह होती है कि इसकी मणि छीन। जैसे कस्तूरी मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, हर शिकारी का मन होता है कि किसकी कस्तूरी छीन। जैसे शेर होता है जंगल का, हर शिकारी का मन होता है कि इसकी खाल खींच लो ताकि दुनिया के बाजार में बिक सके। पूरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ शिकारी बन के बैठी हुई है और वो तुमसे पता है क्या छीनना चाहती है? तुम्हारा ध्यान। बस तुम अपना काम ना करो, बाकी सब कर लो, ये छीनना चाहती है। अब एक तुम हो जरा से 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में और 8वीं क्लास में, और एक ये बड़े बड़े सेठ हैं, नेटफ्लिक्स वाले, ये जितने मुंबई वाले हैं, सुट्टा मार गैंग, इन सब की पूरी योजना बेटा ये है कि ये तेरा ध्यान खींच ले। अगर तुझे पता भी चल गया कि किसकी शादी किससे हुई, विकी कौशल के ब्याह में क्या हुआ, कौन से कपड़े पहने, तेरा कोई फायदा नहीं है, उनका फायदा है। जो बात कहने जा रहा हूं उसकी गंभीरता समझना। जिनको तुम आइडियल मान के सुबह दोपहर शाम रील में देखने की कोशिश करते हो और वैसा बनने की कोशिश करते हो, ये इतने बेशर्म लोग हैं कि अपने ब्याह तक की रील बेच रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इनका बस चले तो अंदर घर में क्या हुआ था उसकी भी वीडियो भेज दे, थोड़े पैसे ठीक मिल जाए इन्हें। ये सिर्फ इनका पैसे का काम है, ये तुम्हारा इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी अकेले बैठो और जब भी ये सामने आए, मोबाइल पे सामने आए, तब बस एक बार चारों तरफ देखना, कहां पैदा हुआ हूं, कहां पैदा हुई हूं। झज्जर में पिताजी क्या करते हैं? किसान हैं, बैंक में काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना, छोटा सा परचून का एक छोटा सा खोखा लगाते हैं, एक दुकान चलाते हैं। पहुंचना कहां है? बस ऐसे पहुंचना है कि 15 साल बाद, 10 साल बाद पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा देश मेरे पिताजी को जाने कि ये उनकी लड़की है, ये उनका लड़का है। कितने बच्चे वादा कर रहे हैं कि आज के बाद ऐसा करेंगे? कुछ बच्चों के हाथ अभी भी नहीं उठे, कोई बात नहीं, उन्हें बाद में समझ में आएगी। तालियां एक बार अपने लिए बजा दो, बहुत अच्छे। और बेटा मेहनत से इसलिए मत घबराना, अपनी सी। और एक बात सुनो, असफल हो जाओ तो मन छोटा मत करना। ये मैं कह रहा हूं फेल आदमी, अपने पूरे ग्रुप में अकेला था जिस पे इंजीनियरिंग नहीं हुई। और ये भी उस जमाने में 87, जब ये दुकान नहीं खुली थी, कॉलेज नहीं खुले थे उस तरह के प्राइवेट वाले, केवल REC होती थी और IIT होता था। हमारा एक साथ का लड़का है जी, वो अंग्रेजी के उपन्यास लिखता है, उसके में फिल्में बनती है, नाम तो क्या लेना उसका, मैक्सिमम लोग जानते हैं जो अंग्रेजी उपन्यास पढ़ते होंगे। हम एक दिन IIT बॉम्बे में शो कर रहे थे, उस पर भी माइक था, मुझ पर भी माइक था। वो बोला कि कुमार विश्वास पे पूरी इंजीनियरिंग नहीं हुई, मैंने पूरी करी। वो लेखक का उपन्यास लिखता है, मैं कविता लिखता हूं। तो मैंने कहा जो बात मेरी 6 महीने में समझ में आ गई, तेरे 4 साल में समझ में आई। बहुत अच्छे भाई, वाह क्या बात है। कि तुझे कहानी लिखनी है और मुझे कविता लिखनी है, तो बता मूर्ख कौन हुआ, कि तू या मैं? मेरे जल्दी समझ में आ गई कि मैं किस काम का हूं ही नहीं। मैंने अपना BA MA करी, लिखने में लग गया, तू उसमें ही पढ़ा रहा। अगर फेल हो जाओ, असफल हो जाओ, कोई काम ना आए, तो ये मत समझना कि तुम बेकार हो, ये समझना कि भगवान ने तुम्हें किसी बड़े काम के लिए सुरक्षित रख रखा है। क्या उसकी बात तरफ है, ध्यान। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह। हमारे सीनियर्स बैठे, हमारे इस पूरे जिले के बड़े लोग बैठे, माँ बाप भी आए, आपसे भी कहना है, अपनी असफलताओं के सपने अपने बच्चों की पलकों पे मत रखो। जो आप बनना चाहते थे बन नहीं पाए, इन बच्चों के पीछे मत पड़ो। बस पहचानो इन्हें कि ये क्या कर सकते हैं, इनकी ताकत। कोई बिटिया अगर गाती है, कोई लड़की अगर नाचती है, तो बस ये सपना देखो कि ऑस्कर के स्टेज पे एक दिन इसका डांस हो रहा होगा। कोई लड़का लड़की बहुत ज्यादा बोलता है,
मैं महिपाल जी जब स्कूल में था तो 8th क्लास में मेरे जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो मेरे पिताजी के शिष्य रहे थे। कॉलेज में मेरे पिताजी प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरे पिताजी से मेरी शिकायत करी। पिताजी ने पूछा क्या बात है भाई? शीशपाल जी नाम था उनका, शीशपाल सिंह। हाँ भाई शीशपाल क्या बात है? तो गुरुजी बोले कि गुरुजी बाकी सब तो ठीक है, इसकी बुद्धि तो ठीक चले, पर ये बात फर्रोश है। मेरी समझ में नहीं आई बात फर्रोश क्या होती है। मेरे पिताजी ने 2 झापड़ दिए। पिताओं का काम ही होता था पहले तो। अब तो तुम फिर भी बच गए हो। पहले तो बाप जब तक नहीं पीटे तो लोग शक करते थे कि गोद तो नहीं ले लिया। अच्छे है भाई, वाह। हाँ, हम तो कूटे हुए आए खूब। और जरूरी नहीं कि आपका बाप पीटे। उनके जितने दोस्त होते थे सब हाथ साफ करते थे आप। तो मेरे पिताजी ने मुझे पीट दिया। अब मेरे को बात फर्रोश समझ में नहीं आई। उनके एक दोस्त थे पिताजी के, एहसान आदीन, एहसान चाचा, वो शायरी करते थे। तो मैं एक दिन उनके घर पे गया हुआ, तो मैंने कहा चाचा, बोले बोलो बेटे। मैंने कहा एक लफ्ज का मानी पूछना, अर्थ पूछना। बोले क्या? मैंने कहा जी वो बात फर्रोश क्या होता है? बोले बात बेचने वाला। ये 8वीं क्लास की बात है, 8th की। अभी हमने अपने पिताजी का 80वां जन्मदिन मनाया सारे भाइयों ने मिलकर। तो शहर भर के लोग आए, उनके पुराने शिष्य आए, बहुत सारे लोग आए। तो शीशपाल गुरुजी आए, तो मैंने उनके पैर छुए। तो वो किसी से कह रहे थे, बोले भाई मैं 8वीं में कहता था इसके बारे में, बात फर्रोश है, बात बेचता, पर इतनी पता नहीं थी कि 20-20 लाख की बिकेगी। बहुत अच्छे भाई, वाह, जिंदाबाद। तो बात फर्रोश अगर हो, कोई बात ज्यादा करता हो, तेज तेज बोलता हो, समझो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो जॉकी बनेगा। सारे FM उसके आगे पानी भरेंगे। इसलिए अपने बच्चों के अंदर जितने अध्यापक हैं, जितने आपके अभिभावक हैं, वो बच्चे के अंदर की गुणवत्ता पहचानो। प्रकृति ने कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं किया जिसमें एक ना एक गुण ना हो। आपकी निगाह कमजोर है कि आप देख नहीं पाए। क्या बात है। आपकी समस्या यह है कि आप इंजीनियर नहीं बन पाए थे, अब आप इंजीनियर बनाना चाहते हो। इसे मार मार के मत बनाओ। ये क्या पता इंजीनियर की बजाय क्रिकेटर बनना चाहते हो, क्या पता वीरेंद्र सहवाग बनना चाहते हो। और जो काम करो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पढ़ो ही ज्यादा, मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ो कि साइंस ज्यादा पढ़ो कि कॉमर्स, लेकिन करना पूरे मन से। अब एक किस्सा सुनाता हूं तुमको। महाराष्ट्र में एक प्रोफेसर साहब थे जिनका नाम था डॉक्टर रमेश। वो मराठी पढ़ाते थे बॉम्बे कॉलेज में। उनका छोटा वाला लड़का 10वीं में फेल हो गया। किस लिए? क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, दिन भर सामने के मैदान में जाके क्रिकेट खेलता था। वो बड़े दुखी हुए, प्रोफेसर का लड़का 10वीं में फेल हो गया। लेकिन उस लड़के ने अपने पिता से कहा 12वीं करके कि साहब मेरे को यही काम करना है। पिता ने कहा ठीक है। उन्होंने वहां के बंबई के सबसे बड़े क्रिकेट के गुरु आचरेकर गुरुजी से कहा गुरुजी इस बच्चे को संभालिए। गुरुजी ने खिलाना शुरू कर दिया। अब अगले नाम पर आपकी तालियां बजेंगी। वो बच्चा जो 10वीं में फेल हुआ, उसने क्रिकेट इतने मन से खेली कि आज महाराष्ट्र सरकार की 10वीं की क्लास किताब है एक हमारे आदर्श, माझा आदर्श, हमारे आइडियल। उस क्लास में उसका 5वें नंबर पर चैप्टर है, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। क्या बात है, वाह। अगर डॉक्टर रमेश तेंदुलकर अपने लड़के को मार मार के इंजीनियर बनाते तो ना तो दुनिया को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एक भारत रत्न मिलता और ना उस बच्चे के साथ न्याय होता। तो एक ऐसे दौर में हो बेटा जहां सियासत पूरी कोशिश कर रही है कि तुम आदमी ना बन पाओ। मैं अभी गया था एक कार्यक्रम में, वहां 30 साल से नीचे के वो लड़के इकट्ठे थे जिन्होंने 1000 करोड़ के टर्नओवर का बिजनेस खड़ा कर दिया है, एंटरप्रेन्योर। तो मैंने कहा मैं आप सबको बधाई इसलिए देता हूं कि आपने सरकारों की पूरी कोशिश के बाद इतनी प्रगति कर ली। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि ये काम महिपाल जी का नहीं था जो महिपाल जी कर रहे हैं। ये काम स्टेट का था, ये काम राज्य व्यवस्था का था, जिसको टैक्स दिया जाता है कि वो एजुकेशन दे, वो सड़क दे, वो अस्पताल दे, वो बिजली दे, वो सुरक्षा दे। लेकिन स्टेट फेल हो गया। किसी भी सरकार का वो स्टेट फेल हो गया। जब स्टेट फेल हो गया तो समाज अपनी जिम्मेदारी खुद संभालता है। ये जो स्कूल जिस स्तर का बना है, इस स्तर का स्कूल सरकारों को बनाना चाहिए था। ये उनकी जिम्मेदारी थी। जहां महिपाल जी भी अपना बच्चा पढ़ाते, विधायक जी भी अपना बच्चा पढ़ाते और एक बिल्कुल गरीब आदमी भी अपना बच्चा पढ़ाता। लेकिन चूंकि सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए,
उनके पास तो बहुत काम है, विधायक खरीदने हैं, सरकार गिरानी है, दूसरा काम करना है, घोटाले करने हैं, दारू के ठेके देने हैं, जेल जाना है, बाहर आना है। क्या बात है। तो अस्पताल किसे बनाना है? गोयल साहब को, मित्तल साहब को। स्कूल किसे बनाना है? महिपाल जी को। सब जो काम स्टेट का था। देखिए, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, लोगों को बुरा लगता है। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं हमारे गणेश साहब, हमने 100 रुपए कमाए साहब, 100 रुपए कमाए तो मेरे को सरकार ने कहा 33 रुपए दे दो। मैंने जिस काम से 100 रुपए कमाए उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था। मैंने कविता लिखी, इसमें 2 ही लोगों का योगदान था, भगवान ने मुझ पर कृपा की उसका, और जिस लड़की से मेरा इश्क था उसका। 2 ही लोगों का योगदान। बहुत अच्छे भाई, वाह। फिर भी मैंने कविता लिखी, फिर मैंने कविता गाई, आपने बुलाया, आपने मुझे 100 रुपए दिए। सरकार ने कहा अच्छा 100 रुपए मिल गए, ला 33 रुपए ला। मैंने कहा जी आपका क्या? बोले हम सरकार हैं। मैंने कहा इसका क्या करोगे? बोले इसका सड़क बनाएंगे, इससे बिजली देंगे, इससे स्कूल देंगे। मैंने कहा ले लो साहब, हमने 33 रुपए दे दिए। अब पैसे ज्यादा आ गए तो मैंने कहा गाड़ी खरीदते हैं। तो मैंने लड़कों से कहा भाई गाड़ी खरीद के लाओ। तो लड़के बोले जी कौन सी? मैंने कहा मर्सिडीज ले आओ। बोले जी 1 करोड़ की आएगी। मैंने कहा ये लो 1 करोड़ का चेक। बोले नहीं 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 1 करोड़ 22 लाख का दो। मैंने कहा 22 लाख किसके? बोले रोड का टैक्स। मैंने कहा उसके तो दे दिए 33 पैसे, 33 रुपए दिए तो थे। बोले नहीं नहीं ये अलग से है। मैंने दोबारा दे दिए। मुझे लगा अब टंटा कट गया। मैं गाड़ी लेकर जैसे ही हाईवे पे चढ़ा, वहां टोल वाले मिल गए। बोले 500 रुपए लाओ। मैंने कहा किस बात के? बोले सड़क के। मैंने कहा 2 बार दिए तो थे। बोले नहीं ये अच्छी वाली सड़क है, इसके अलग से पैसे लगेंगे। बहुत अच्छे है भाई, वाह वाह वाह। अब यार आपने 3 बार पैसे ले लिए। जब मैं हाईवे से झज्जर के लिए उतरा तो सड़क खराब थी, तो गाड़ी हिलन लगी, मेरा तन डोले मन डोले। तो भाई जब 3 बार ले लिए तो वहां भी एक आदमी खड़ा करो जो 500 रुपए वापस करे कि भाई खराब सड़क थी, 500 रुपए वापस ले लो। क्या बात है, आहा, वाह। लेकिन नहीं, वो तुमसे तुम्हारा पैसा लेंगे, बदले में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हें खुद करना है। शेर सुनिए राहत भाई का, तालियां बजाना। न किसी राहबर न रह गुजर से निकलेगा, मेरे बेटों और मेरी बेटियों, न किसी राहबर न रह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आहा, वाह। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था आपके इसी कुरुक्षेत्र में, हरियाणा की ये विशेषता है। देखो हरियाणा का आदमी युद्ध में कितना मजा लेता है, मतलब सारी लड़ाई यही होती है आपके। बहुत अच्छे। भगवान कृष्ण को जब प्रेम करना था तो यूपी में किया, जब राज्य चलाना था गुजरात मॉडल तो द्वारिका चले गए, और जब लठ बजवाना था बहुत अच्छे भाई, वाह। बोला चलो हरियाणा, वही बाजेगा भाई। अच्छा इनकी इतनी रुचि है हरियाणा वालों की लड़ाई में कि ये खुद ना लड़े तो ऑडिटोरियम किराए पे दे देते। बहुत अच्छे भाई, वाह। पानीपत में 3 बार किराए पे दे दिया, खुद का कुछ नहीं था। बोले भाई लड़ोगे? बोले हाँ जी। बोले मारे आ जाओ, मैं लड़ बजा। बहुत अच्छे, आहा। भाई लट बजना चाहिए। मतलब यहाँ के आदमी से बस अड्डे में पूछो, बोले भाई साहब क्या बजा? बोला लट बजेगा। जी बोले घड़ी में पूछ रहा हूँ। बोले घड़ी में जा दो, घड़ी में बजेगा लठी भाई। तो इतनी ज्यादा इसी कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था तो आप सबको पता है कि अर्जुन अलवर की तरफ निकल गए अचानक, पीछा करते करते एक योद्धा का, और उसी दिन चक्रव्यूह रचा दिया कौरवों ने। आप सबको पता है बेटा? जितने बच्चे बैठे, कितने बच्चों को पता है चक्रव्यूह? कम को पता है। महिपाल जी मुझे लगातार बुलाया करो, और इस बार 2-3 दिन के लिए बुलाओ, अपने अपने राम कराओ, सारों को इकट्ठा करो, सबको मैं 3 दिन में तैयार कर दूंगा, और उनके प्रश्न उत्तर भी कर दूंगा जितने चाहिए। तो बेटा जब लड़ाई चल रही थी तो अभिमन्यु सबसे प्यारा था कृष्ण। कृष्ण ने बेटे की तरह पाला था, 16 साल का था, बहुत जबरदस्त फाइटर था। तो कौन तोड़े चक्रव्यूह, कौन तोड़े, किसी को पता ही नहीं था, केवल अर्जुन को पता था। तो अभिमन्यु ने कहा कि मामा मुझे पता है कि कैसे टूटेगा। बोले तुझे कैसे पता है? बोले जब मैं गर्भ में था तो पिताजी माताजी को बता रहे थे, सुभद्रा को, और मैंने सीख लिया था, लेकिन माँ मेरी सो गई थी तो मुझे ये याद नहीं निकलना कैसे है। तो भीम वगैरह बोले कोई बात नहीं, एक बार तू तोड़ दे बेटा, निकाल तो हम लाएंगे तुझे। जो होते हैं बड़ों का होता है, सारे एक साथ लग जाएंगे।
तो बोले तय हो गया जी, अभिमन्यु तोड़ेगा। अब मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ तुम्हारे आशीर्वाद के लिए, जितने बच्चे बैठे हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, मैं उनसे एड्रेस्ड हूँ। तो सबके पैर छू रहा था अभिमन्यु, सबने कहा जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। जैसे ही मामा के पास आया, मामा के पैर छुए तो मामा ने उसे कलेजे से लगा दिया और कहा यशस्वी भव, तुम्हारा यश बहुत बड़ा हो। उनकी आंख भीग गई, उन्होंने भेज दिया। ये दृश्य द्रौपदी ने देख लिया। जब अभिमन्यु चला गया तो द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया मुझे सच सच बताओ, आज शाम को क्या होगा, अभिमन्यु के साथ क्या होगा। तो कृष्ण बोले कि मुझे पता नहीं, युद्ध का मुझे कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि सबने मेरे बेटे को जीते रहो बोला, तुम ही अकेले थे जिसने यशस्वी रहो बोला, जीते रहो क्यों नहीं। जो उन्होंने बात कही वो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। कृष्ण ने कहा कृष्णा हे द्रौपदी, कहा भाई तू जा। उसने भी लंगोटी ऐसी ऊपर करी कि सब देश रंगा का बाबा घुमा दिए। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह, करो वाह, वाह। पहली बार आया बेटा, इसमें करना पड़ता है। तुम्हारा दोष नहीं है, हमारा दोष है। मैं इस कुशल को शिमला ले गया था, तो वहां कुफरी ले गया, तो इसके पैर में दर्द था। बोला गुरुजी चलाने जा रहा था, मैंने इसे घोड़ी पे बिठा दिया। अब वो घोड़ी 10 मीटर चले, फिर वो घोड़ी का जो मालिक है वो उसके आगे ठुमके लगाए दो, फिर चले। ये उससे बोला भाई ये क्या कर रहे हो। बोले जी बारात की घोड़ी है, डांस नहीं करो, चलती नहीं है। बहुत अच्छे हैं भाई, वाह। तो हम लोग बारात की घोड़ी है, जब तक वाह नहीं करो अगली लाइन बाहर आती नहीं। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे क्या बात है। तू कांग्रेस में है क्या? वही होता है कि बात पहले खत्म नहीं हुई, जिधर चाची का मुंह उधर ही वाह। भाई सुन ले पहले, ऐसे थोड़ी क्या बेटा, टाइमिंग ठीक रख। जिंदगी में टाइमिंग ठीक रखेगा तो नौकरी भी ठीक मिलेगी और छोकरी भी ठीक मिलेगी, बता रहा हूँ। क्या बात है। नहीं देखो, हमारी टाइमिंग ठीक कैसे हुई बच्चों बताओ। भाई अमीरी थी नहीं घर में, पिताजी का एक वेतन आता था, 5 भाई बहन हम लोग, चाचा वाचा 2 एक पढ़ने आते थे, बुआ गांव से। जिस गांव में हमारे पिताजी के पिताजी 3 भाई थे, जिसकी बच्ची 5वीं 6ठी 7वीं कर ले तो क्या भाई वहां भेज दो, पिलक पे भेज दो मास्टर के पास। पहले ऐसे ही होता था, वो बीए भी करा देगा, लड़का भी ढूंढ देगा, ब्याह भी कर देगा। तो उस छोटे से घर में इतने सारे लोग रहते थे। कभी कभी जब मेहमान आता था तो उसके लिए बिस्किट मंगाए जाते थे पार्ले के, 25 पैसे का आता था पहले वो। और हमारी पूरी निगाह इस बात पे रहती थी कि ये मेहमान सारे बिस्किट नहीं खा जाए, क्योंकि वो जितने बचते थे वो सील जाएंगे तो वो बच्चों में बांट दिए जाते थे। आगे जो लोग गर्दन हिला रहे हैं ये काफी अनुभवजन्य है, उन्हीं कार्यक्रमों से निकले हुए लोग हैं। अब भाई साहब वो जो बचा हुआ बिस्किट है, जिस बच्चे ने गलत दाद दी, वो जिसे चाय में डुबो के खाना आ गया, वो ऐसी टाइमिंग सीख गया कि दुनिया पर राज करेगा। उस बिस्किट में टाइमिंग का खेल है, ज्यादा देर डुबाओ तो टूट के गिर जाता था, जल्दी निकालो तो मुंह में नहीं घुलता था, टाइमिंग से बाहर निकालना पड़ता था। तो वहां टाइमिंग के साथ करना। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। और कभी भी जीवन में अंधेरा गिरे तो ये 2 पंक्तियां लिख लेना अपने दिल पर, गुनगुनाना, सफलता मिलेगी। समस्या हो तो मुझे फेसबुक पे लिखना मेरे पेज पर, लेकिन सारे छोटे जो बच्चे बैठे हैं, बेटे बेटियां, सुनना। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगली पंक्ति पर दोनों हाथ आकाश में उठा के तालियां बजाना। हवा का काम है चलना, रुको, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। वाह, जिंदाबाद,
वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। सुनना कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। क्या करना था? तो तुम्हें हर बार याद दिलाऊं? हरियाणा के आदमी 100 बार सत्यनारायण की कथा सुने, जब तक पंडित जी नहीं कहते फूल अक्षत छोड़िए तब तक दबोचे ही बैठा है। क्योंकि पहली बार में ध्यान से सुन ही नहीं रहा होता। तो बेटा अक्षत फूल छोड़ दिया करो, वरना पंडित जी की जान निकल जाएगी। यहाँ पता है, यहाँ बहुत संस्कारों पे ज्यादा नहीं है, आर्य समाज का गढ़ रहा है। हरियाणा, पंजाब, यहाँ कर्म कांडों पे ज्यादा नहीं है। वो एक चौधरी के यहाँ पानी जहाँ 200-300 फीट पे था, वहां 15 फीट पे निकल आया, नया खेत खरीदा था। तो किसी ने कहा चौधरी तेरा भाग्य खुल गया, कथा वथा करा। तो उसे पता नहीं कथा क्या होती थी, जिंदगी में न देखी न गया। तो वो हम जैसे के पास गया, बोले भाई पंडित बता दे। तो मैंने एक पंडित बता दिया कुशल जैसा, मैंने उनके पास चला गया, बड़े अच्छे पंडित जी हैं। बोले क्या करना है? बोले जो जो पंडित जी के वो करना। तो पंडित जी के पास गया, बोला पंडित जी हमारे घर कथा कर दो। बोले कर देंगे। बोले चौधरन से कहते ना भाई 8 बाई 8 का, 8 हाथ बाई 8 का लीप के रख ले कि बीचों बीच, बाकी मैं आ जाऊंगा। बोले मुझे क्या करना? बोले कुछ नहीं, जो जो मैं कहूँ वो तू करना। चौधरी की समझ में आ गई, कथा मतलब जो पंडित जी कहे वो ही करना। अब पंडित जी आकर बैठे, उन्होंने कहा चौधरी से हाथ जोड़ लीजिए श्रीमान। चौधरी बोला हाथ जोड़ ले पंडित। उन्हें नहीं श्रीमान, मैं आपसे कह रहा हूं ना पंडित, मैं तुझसे कह रहा हूं। आप समझ नहीं रहे, पंडित तू ही नहीं समझ रहा है। चौसा वैसे कथा नहीं होती है, पंडित ऐसे कथा नहीं होती है। चौसा दिमाग खराब हो गया, पंडित तू पागल हो गया है। अब उनमें झगड़ा होने लगा, तू मैं। थोड़ी देर बाद गुत्थम होने लगी। अब 8 बाई 8 में कभी पंडित नीचे, कभी चौधरी नीचे, कभी पंडित नीचे, कभी चौधरी नीचे। थोड़ी देर बाद कोई ऐसा दाव लगा जिसमें वो दोनों उछल के 8 बाई 8 का जो चौपला था उससे बाहर आ गिरे। बाहर आते ही चौधरी खड़ा हो गया, बोला पंडित जी कथा लिपे से बाहर हो गई। तो कथा को लिपे में ही रखो। निवेदन करता हूँ, सुनाता हूँ। जहां से हो के गुजरी है। बच्चे पहले सीख गए। ये वही वाले हैं भूल चाचा दरबार की जय। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। एक बात की खुशी मुझे महिपाल जी और है, सबसे ज्यादा तालियां और आवाज लड़कियों की तरफ से आ रही है। ये सबसे बढ़िया बात है। वाह, तुम ऐसी रहना जिंदगी में, ऐसी छाती चढ़ी रहना इनके पास, तभी सुधार में आएंगे। एक लड़का पढ़ाओ खुद पढ़ता है, एक लड़की पढ़ाओ 2 खानदान पढ़ जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। संस्कृत के टीचर बैठे होंगे, बेटियों को कहते हैं दुहिता। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया संधि विच्छेद, दूरे हिता इति दुहिता, जिसे दूर कर देने में ही हित है। तो मैंने कहा ये तो गलत व्याकरण है। तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को आवाज दी, क्या कि तुम्हारे घर में महर्षि पाणिनि पैदा हुए हैं। उन्होंने पूछा क्या? बोले ये कह रहे हैं व्याकरण ही गलत है। तो मुझसे बोले कि क्यों गलत है? मैं 6ठी में पढ़ता था। मैंने कहा इसकी संधि होनी चाहिए दुहिता, जो 2 कुलों का हित करे, जिसमें पैदा हो उसका और जिसमें जाए उसका। क्या बात है। व्याकरण जो भी जाने, अंत्यकरण ये कहता है कि किसी के दिल। आखिरी कुछ मुक्तक सुनिएगा, बहुत देर से मैं सुना रहा हूँ। आइए, बहुत अच्छा। चाय भी आ गई है मुझे काम पे लगा के। ये अतिथि सत्कार केवल हरियाणा में हो सकता है, जिसे बुलाया उसे काम पे लगाओ और खुद खाओ पियो। हाँ महिपाल जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैंने अपनी इतनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती आज तक नहीं देखी, पहली बार देखी। अच्छा देखो, एक पंडित खड़ा करके खाने पीने पर रोक लगा दिया। मतलब किसी बामन को मारना हो तो उसे गोली मत मारो, उसे घर बुलाओ और उसके सामने खाओ, उससे मत पूछो। घंटे 2 घंटे में पंडित मर लेंगे और सुबह पोस्टमार्टम में पता भी नहीं चलेगा गया था। क्या चलिए कोई बात नहीं, ये भी गई। अच्छा वो तो चाय वाली थी जो चली गई, चाय वाला होता।
ना चले जा, मैं ना जा। ठीक, ये निवेदन करता हूँ। हम शर्म करो, हैं कतई मर लिए। अरे छोरियों ने देखो कितना उधम तारे हैं, और तुम बैठे हो सुट्ट। थोड़ा कुछ करो। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। आपके तो आया तंत साहब। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। एक लाइन इधर के लिए, एक लाइन इधर के लिए। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। दो मुक्तक और सुनिए। महिपाल जी, एक बात मेरा कहने का मन हुआ, इतना बड़ा आपका इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे आपने बना दिए और तो आप विश्वविद्यालय बनने की तरफ जा रहे हैं जैसा मुझे पता चला। कवियों को इसलिए बुलाया करिए, इसलिए कार्यक्रम करिए। अब देखिए 20-25 मिनट इस बच्चे ने पढ़ा, 1.5 घंटा मुझे होने आ रहा है, 2 घंटा एक तरह से मान लीजिए, खत्म भी करूंगा। 2 घंटे की एक फिल्म बनती है 200 करोड़ रुपए में। 200 दिन शूटिंग होती है, 200 आदमी काम पे लगते हैं। फ्राइडे के दिन रिलीज होती है, बीच में आप बाथरूम आते हैं और पॉपकॉर्न खा लेते हैं, और कई बार तो आप इतनी मेहनत का लाल सिंह चड्डा बना देते हैं। हम 2 लोग आए थे, ना कोई संगीत, ना ताल, ना नृत्य, ना धुआं उठा। जितने लोग थे बड़ बेशक गए, उठा एक भी नहीं। ये हिंदी का चमत्कार। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सुनिए, निवेदन करता हूँ। आखिर में चलते चलते 2 प्रसिद्ध मुक्तक जिन्हें मैं सुनाना और सुना दूं तो वही पे लगा पुरानी वाली, लेकिन सुना के विदा देता हूँ। सुनिए, लेकिन गला खराब है तो आप भी गाइएगा। कि कोई दीवाना कहता है, या तो सब गाएंगे, सब चुप रहेंगे पीछे तक, है ना? आगे वाले भी जो सोफे पर बैठे हैं, कोई बात नहीं, प्रयास करोगे तो आएगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है ये तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। वाह, जिंदाबाद, वाह, क्या बढ़िया सुना। आखिरी मुक्तक सुनिएगा, आपसे वादा कि आपसे फिर जरूर मुलाकात होगी। सुनिएगा, ये जहां बैठे वहीं गाइएगा। प्रेम की परिभाषा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अगली पंक्ति पर सबकी दाद उठे, सबकी वाह। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। और आखिरी पंक्ति उठे तो दोनों हाथ आकाश में हो आपके। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। थैंक यू।